हेलो एवरीवन। चलो एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, पहले एक बात का ध्यान रखना, इस चैप्टर में हमें टोटल सेक्शन नंबर 88 से लेके हमें सेक्शन नंबर 122 तक हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन आता है हमारे पास दैट इज सेक्शन 88। और जो सेक्शन 88 है ना, वो बेसिकली डील करता है विद रजिस्टर्स। क्या कहता है समझना शुरू करेंगे। देखना, ये देखो क्या कहता है सेक्शन 88। पता सेक्शन 88 में सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी की उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा सेक्शन 88 अप्लाइज टू एवरी कंपनी, मतलब हर कंपनी के ऊपर सेक्शन 88 के प्रोविजंस क्या करेंगे, अप्लाई। अब वो कंपनी पब्लिक हो, प्राइवेट हो, विद शेयर कैपिटल हो, विदाउट शेयर कैपिटल हो, लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, कंपनी किसी भी तरह की हो, हर कंपनी को सेक्शन 88 के प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना। अब सेकेंड पॉइंट कहता है एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर्स। पता है सेक्शन 88 कहता है हर कंपनी को ना अपने पास 3 रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे। कौन कौन से 3 रजिस्टर? पहला, हर कंपनी को अपने पास रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स का एक रजिस्टर कंपनी, हर कंपनी को अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं तो डिबेंचर होल्डर्स का एक रजिस्टर उसे मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर कंपनी ने कोई और सिक्योरिटी होल्ड इशू कर रखी है तो उन सिक्योरिटी होल्डर्स का भी आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ कितने रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ेंगे? 3। मेंबर का रजिस्टर, डिबेंचर होल्डर का रजिस्टर, और अगर कोई और सिक्योरिटी इशू कर रखी है तो उन सिक्योरिटी होल्डर्स का भी रजिस्टर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स, ये आपको अपने पास मेंटेन करने पड़ेंगे। अच्छा, छोटी छोटी बातें करें, देखो ध्यान से समझना। उसने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के आगे क्या लिखा हुआ है? सेपरेटली इंडिकेटिंग ईच क्लास ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड बाय एवरी मेंबर वेदर रिसाइडिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। पता उसने क्या कहा? उसने कहा आपको जो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना पड़ेगा ना, ये हर क्लास ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अलग रखना पड़ेगा, सेपरेट। अच्छा, हर क्लास मतलब याद करो 2 क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो एक बात सुनो, आपको यूनिफॉर्म वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स का रजिस्टर अलग मेंटेन करना पड़ेगा सेपरेटली, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर होल्डर्स का आपको एक सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। एंड प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड बाय एवरी मेंबर, मतलब जितने भी तरह के प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने इश्यू करे ना, हर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का आपको सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, मैं छोटी छोटी बातें बताता रहूंगा, वो लिखते रहना साथ साथ अपने। जैसे ना टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बहुत सारे हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो जितने भी क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने इश्यू करे हैं, हर क्लास का आपको सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी ने क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव दोनों इश्यू कर रखे हैं तो क्यूमुलेटिव का अलग रजिस्टर, नॉन क्यूमुलेटिव का अलग, पार्टिसिपेटिंग का अलग, नॉन पार्टिसिपेटिंग का अलग, रिडीमेबल का अलग। 10% प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रखे हैं, 18% प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रखे हैं, 10% का अलग, 18% का अलग।
जितने भी क्लासेस ऑफ शेयर्स कंपनी ने इश्यू कर रखे हैं, हर क्लास का सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, वेदर रिसाइडिंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब याद रखना, मेंबर इंडिया में हो तो उसका अलग रजिस्टर, अगर मेंबर आउटसाइड इंडिया है, मतलब फॉरेन मेंबर्स की बात करूं, तो उसका अलग रजिस्टर, उसके भी नॉर्म्स पढ़ाऊंगा आपको। ये देखो, फॉरेन रजिस्टर, ये पढ़ेंगे हम, फॉरेन रजिस्टर्स। तो क्या कहा है अभी फिलहाल उन्होंने कहा है आपको ना, जितने भी क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स आपने इश्यू करे हैं, जितने भी क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करे हैं, हर क्लास का सेपरेट रजिस्टर बनाओगे आप। अच्छा, आपके कुछ मेंबर्स इंडियन हैं, कुछ मेंबर्स फॉरेन हैं, इंडियन का अलग बनाओ, फॉरेन का अलग बनाओ। चलो अगली बात, फॉर्म एंड मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, ध्यान से सुनना। उसने कहा all the aforesaid registers shall be maintained in such form and manner as may be prescribed by central government। मतलब रजिस्टर्स को आप किस फॉर्मेट में बनाओगे, किस तरीके से बनाओगे, वो सब आपको प्रिस्क्राइब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ना वो आपको प्रिस्क्राइब्ड है कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014 में। ये देखो, आपको नीचे कुछ रूल्स दे रखे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। फॉर्म देखो, फॉर्म ध्यान से, एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फॉर्म नंबर MGT1। चलो आपको जरा ये बड़ी काम की बात बताता हूं। यहां पर देखो, ये मेरे साथ साथ बनाओगे। आपको रजिस्टर्स किस फॉर्मेट में बनाने हैं, आपको रजिस्टर्स किस फॉर्मेट में बनाने हैं, सुनना। कितने रजिस्टर्स हैं पहले ये बताओ? 3 रजिस्टर हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। 3 है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स ROD और रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। अब सुनो, अगर मैं बात करूं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स की, तो सुनो, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कौन है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना है फॉर्म नंबर MGT1 में। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बनाना है कौन से फॉर्मेट में? MGT1 में। MGT मतलब मैनेजमेंट। अच्छा, अगर अदर कंपनीज की बात करूं, अदर कंपनीज की, तो उनको MGT1 में नहीं बनाना है। जो अदर कंपनीज हैं लिमिटेड बाय शेयर्स के अलावा, उन पे MGT1 अप्लाई नहीं करता है। उनके लिए ना अलग कुछ है, वो मैं आपको बताऊंगा। वैसे मैं थोड़ी सी बात बताऊं, अदर कंपनीज के लिए ना उन्हें MGT1 में मेंटेन नहीं करना है रजिस्टर, उन्हें एक सिंपल रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें कुछ डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको थोड़ा सा अगले पेज पे आए और जरा देखते हैं। देखो, ये देखोगे जरा, ये देखो, particulars to be contained in register of members in case of a company having no share capital। मतलब मुझे बताओ, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कौन सी होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स? जिसके पास शेयर कैपिटल होती है। तो उन्होंने कहा जिस कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, विच इज लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है, उसे तो रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना पड़ेगा फॉर्म MGT1 में। और बाकी जो कंपनीज है ना विदाउट शेयर कैपिटल, उन्हें MGT1 में रजिस्टर रखने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस वही डिटेल्स बतानी है जो हम कहेंगे।
मतलब उन्हें MGT1 की डिटेल्स नहीं बतानी है, उन पे MGT1 अप्लाई नहीं करता, उन्हें सिर्फ ये 6 डिटेल्स रजिस्टर में क्या करनी है, मेंटेन। पढ़ लें साथ साथ, क्या है 6 डिटेल्स, देखो। नाम एंड एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस इन केस मेंबर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब पता है क्या, अगर अगर मेंबर कौन है, अगर कंपनी का मेंबर कौन है, कोई दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, तो उस केस में उस कंपनी का क्या आएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, ईमेल एड्रेस आएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर आपको मेंटेन करना है। सिन क्या होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनीज के केस में होगा, ये पढ़ा हुआ है आपने कंपनीज के केस में। अच्छा, फादर मदर स्पाउसेस नेम, ऑक्यूपेशन, स्टेटस, नेशनैलिटी, इन केस मेंबर इज अ माइनर, नेम ऑफ गार्जियन, डेट ऑफ बर्थ ऑफ मेंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी। जिस दिन आप मेंबर बने, डेट ऑफ सेसेशन, मतलब जिस दिन आपने अपने शेयर्स ट्रांसफर करे, डेट ऑन विच यू सीज टू बी अ मेंबर, अमाउंट ऑफ गारंटी इफ एनी। ये कौन से केस में आएगा, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। एनी अदर इंटरेस्ट इफ एनी, आपको ये बताना पड़ेगा कि कंपनी में क्या आपका और कोई इंटरेस्ट है। हो सकता है आपने कंपनी को कोई क्या दे रखा हो, लोन दे रखा हो, एनी अदर इंटरेस्ट इफ एनी। हो सकता है आपने कंपनी को कोई क्या दे रखा हो, लोन दे रखा हो। इंस्ट्रक्शंस इफ एनी गिवन बाय मेंबर विद रिगार्ड टू सेंडिंग ऑफ नोटिसेस। पता है क्या, तो अब मुझे ना सुनो देखो, अब मुझे ना फिलहाल एक बात जो क्लियर हुई वो क्या है कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का जो फॉर्मेट है ना, वो फॉर्मेट क्या होगा, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो उसे तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड है उसके लिए, तो MGT1 में। लेकिन बाकी कंपनीज को MGT1 का फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है, उन्हें एक रजिस्टर बनाना है सिंपल सा, जिसमें सिर्फ 6 बातें मेंशन होंगी जो हमने अभी डिस्कस करी। अच्छा, अगर बात करें रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स, इसका फॉर्मेट है MGT2 में, तो उन्हें फॉर्मेट मेंटेन करना पड़ेगा एज पर MGT2। देखो दे रखा है आपको, एवरी कंपनी विच इश्यूज और अलॉट्स डिबेंचर्स और एनी अदर सिक्योरिटी शैल मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और सिक्योरिटी होल्डर्स इन फॉर्म नंबर MGT2 फॉर ईच टाइप ऑफ डिबेंचर और अदर सिक्योरिटी। तो वही सेम बात है, हर डिबेंचर के लिए आपको सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा फॉर्म MGT2 में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई, सबको याद रखोगे। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का फॉर्मेट, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो MGT1, अदर कंपनीज है तो MGT1 फॉलो नहीं करना है, एक सिंपल रजिस्टर रखना है जिसमें 6 बातें मेंशन करनी है। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स और रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का फॉर्मेट होगा MGT2। अब आ जाते हैं फिर से जरा उस पे, यहां पर देखना। अच्छा, मैंने क्या बताया अभी आपको, एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फॉर्म नंबर MGT1। ये सिर्फ किसके लिए है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए। बाकियों के लिए सिंपल रजिस्टर जिसमें 6 बातें मेंशन करी जाएंगी। अच्छा, और एक बात और मैं बता दूं, द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स शैल बी मेंटेन फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। मतलब जिस दिन कंपनी रजिस्टर हुई है उस दिन से आपको यह रजिस्टर अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। कौन सा, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अच्छा, फिर क्या आती है बात, तो ऑल द अफोरसेड रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड इन सच फॉर्मेट तो मैंने बता दिया। MGT1 है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स का। MGT2 है किसका, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स या रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। अब उसने कहा है एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। चलो अब पढ़ते हैं किस मैनर में ये रजिस्टर मेंटेन होगा। ये देखो,
मैनर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑल रजिस्टर्स रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 88। मतलब जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ना, ये रूल सबके लिए एप्लीकेबल होगा, सारे रजिस्टर्स के लिए। देखना जरा, कुछ सिंपल बातें यहां पर देखो। पहला है टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एंट्री, मतलब रजिस्टर में एंट्री कितने समय के अंदर अंदर आपको करनी है। Entries in the register shall be made within 7 days after Board of Directors or its duly constituted committee approves the allotment or transfer of shares, debentures or any other security। मुझे एक बात बताओ जरा, सुनो, मुझे एक बताओ, आप कंपनी के मेंबर यानी शेयर होल्डर कब बनोगे? जब आपको वो शेयर्स क्या किए जाएंगे? अलॉट। आप कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स कब बनोगे? जब आपको वो शेयर्स वो डिबेंचर्स क्या करे जाएंगे? अलॉट। तो उन्होंने कहा जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अलॉटमेंट अप्रूव किया ना, उस दिन से 7 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स में, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स में आपको एंट्री करनी पड़ेगी। कितना टाइम दिया गया एंट्री करने के लिए? 7 दिन। कहां से? जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया है? अलॉटमेंट को अप्रूव किया है। ठीक है, अच्छा अगला, प्लेस ऑफ कीपिंग द रजिस्टर। ये रजिस्टर कहां पर रखने हैं, इसके लिए भी ना मेरी बात सुननी है जरा, थोड़ी सी एक चार्ट बनाना पड़ेगा, समझना है थोड़ा सा। मैं प्लेस, रजिस्टर कहां पर रखना है, ध्यान से सुननी मेरी बात। ये देखो, पता है नॉर्मल रूल तो क्या है? नॉर्मल रूल तो ये है कि ये आपको रजिस्टर पता है कहां पर रखने हैं? आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे। नॉर्मल रूल तो ये है कि आपको अपने ये रजिस्टर कहां पर रखने हैं? जो भी आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है उस पे रखने हैं। तो मेरी एक बात सुनो, मेरा ऑफिस, ध्यान से सुनना, मेरा ऑफिस, मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस 46A आड़त बाजार देहरादून में है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे कहां पर रखने पड़ेंगे ये रजिस्टर्स? 46A आड़त बाजार देहरादून में मुझे ये रजिस्टर्स रखने पड़ेंगे, बात खत्म। अच्छा अब सुनो, ध्यान से सुनो जो मैं कहूंगा। अब मैं पता है क्या, मैं सुनना ध्यान से, मेरा ना देहरादून में ही एक दूसरा ऑफिस भी है, लेकिन वो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है। सपोज मेरा देहरादून में ही ना राजपुर रोड पे एक ऑफिस है, देहरादून राजपुर रोड पे एक ऑफिस है, लेकिन वो रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर आप देहरादून में ही, मतलब विद इन सिटी, आप दूसरे एड्रेस पे रखना चाहते हो ना रजिस्टर को, तो रख सकते हो, बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। बात समझ आई? मैंने क्या कहा? मेरे को एक बार बताओ, मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है? देहरादून में। कहां पर? आड़त बाजार में। तो वैसे तो मुझे रजिस्टर रखने पड़ेंगे देहरादून में आड़त बाजार वाले एड्रेस पे ही, लेकिन उन्होंने कहा अगर आप देहरादून में किसी और एड्रेस पे रखना चाहते हो ना, तो रख सकते हो, बस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। चलो अच्छा, मैंने अब उनसे पूछा कि ठीक है चलो, रजिस्टर्ड ऑफिस देहरादून में था और मैं देहरादून में ही रखना चाहता हूं किसी और एड्रेस पे अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, तो मुझे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अच्छा व्हाट इफ मैं देहरादून में रखना ही नहीं चाहता? मैं देहरादून में रखना ही नहीं चाहता, मैं देहरादून के अलावा किसी और जगह पे रखना चाहता हूं, एनी अदर प्लेस एक्सेप्ट देहरादून। देहरादून में नहीं रखना चाहता, सपोज दिल्ली में रखना चाहता हूं, क्या रख सकता हूं? मैं रख सकता हूं, लेकिन उसकी ना एक शर्त है, उसकी एक शर्त है। क्या? पहले तो आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। अब
आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग प्लस एक शर्त और है, वो मैं आपको ना 2 मिनट में बताता हूं। आ जाओ एक रीडिंग जरा मारते हैं। देखो अच्छा सुनो, उसने कहा द रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी unless special resolution is passed in general meeting authorizing the keeping of the register at any other place within the city, town or village in which registered office is situated। मतलब जिस सिटी में रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है ना, आप उसी सिटी में रखना चाहते हो लेकिन किसी और पते पे, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अगर पूरे इंडिया में ही किसी और जगह पे रखना चाहते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही पड़ेगा। एक और शर्त है, मोर देन 1/10 ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स रिसाइड। मैं आपको समझाता हूं, सुनना ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, सपोज मैं अपना रजिस्टर दिल्ली में रखना चाहता हूं, तो पता है एक शर्त क्या है, शौक से रखो दिल्ली में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिल्ली में तुम तभी रख सकते हो जब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का मोर देन 1/10 दिल्ली में रिसाइड करते हो। मैं आपको समझाता हूं, देखो दूसरी शर्त है, मोर देन 1/10 ऑफ मेंबर्स reside in that place, more than 1/10 of members reside in that place। मैं आपको समझाता हूं क्या मतलब है। अच्छा अज्यूम करो कंपनी ने एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया, उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में ना, सुनो, उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में, यहां पर देखो, कंपनी ने एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया, उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में 500 मेंबर्स की डिटेल्स है। कितने मेंबर्स की डिटेल्स है? 500। ठीक है, अब कंपनी ये रजिस्टर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे नहीं रखना चाहती है, जिस शहर में रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस शहर के किसी और एड्रेस पे भी नहीं रखना चाहती है, इंस्टेड दिल्ली में जाके रखना चाहती है, या महाराष्ट्र में या गुजरात में जाके रखना चाहती है। क्या रख सकती है? रख सकती है। पहले तो क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। दूसरी शर्त पता क्या है, ये रजिस्टर आप दिल्ली में रखना चाहते हो तो शर्त यह है कि दिल्ली के इसमें से 500 में से एटलीस्ट मोर देन 1/10, 500 का मोर देन 1/10 करो 50, मतलब 500 में से मोर देन 50 मेंबर दिल्ली के होने चाहिए। तो एक बात बताओ, आप जो रजिस्टर दिल्ली में रखना चाहते हो, शर्त यह है कि उस रजिस्टर में जितने मेंबर के नाम है ना, उसके मोर देन 1/10 दिल्ली के होने चाहिए। अब एक बात बताओ मुझे ना, क्या इस बात का कोई सेंस है? सुनना, ये देखो रूल ना विद अ पर्पस आया है। एक बात बताओ, इमेजिन करो मेरी एक कंपनी है जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस देहरादून में है, उसका पूरे इंडिया में और कोई ऑफिस नहीं है, पूरे इंडिया में कोई और ऑफिस नहीं है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो सब देहरादून के हैं। अब इमेजिन करो, ऑफिस कहां पर? देहरादून में। शेयर होल्डर्स कहां पर? शेयर होल्डर्स कहां के? देहरादून के। और वो कंपनी दिल्ली में रखना चाहती है अपना रजिस्टर। क्या रख सकती है? वो नहीं रख सकती। क्यों? क्योंकि एक भी मेंबर दिल्ली का नहीं है। और कंपनीज एक्ट कह रहा है ना भाई, आपका जब एक भी मेंबर दिल्ली का नहीं है तो दिल्ली में रजिस्टर रख के करोगे क्या? दिल्ली में तब रखना जब दिल्ली के एटलीस्ट मोर देन 1/10 मेंबर्स हो, मतलब 500 का 1/10, मोर देन 50 मेंबर्स एटलीस्ट होने चाहिए दिल्ली के, तब तो रखो रजिस्टर दिल्ली में, नहीं तो रजिस्टर दिल्ली में रख के करोगे क्या? ठीक है, चलो बाकी ना अब मैं इन पॉइंट्स में कुछ खास डिटेल में नहीं जाऊंगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्विक रीडिंग मारेंगे फिर देखते हैं। देखो, एंट्रीज ऑफ चेंज इन रजिस्टर्स ड्यू टू फॉरफीचर, बायबैक एटसेट्रा। क्या कह रहे हैं? उसने कहा कॉन्सिक्वेंट अपॉन एनी फॉरफीचर, यानी कंपनी ने कोई शेयर्स क्या करे हैं? फॉरफीट, कोई बायबैक करे हैं, कोई रिडक्शन ऑफ कैपिटल किया है, कोई सब डिवीजन किया है,
कोई कंसोलिडेशन किया किया है, या कोई कैंसलेशन ऑफ शेयर्स किया है, या स्वेट इक्विटी शेयर्स इश्यू करे हैं, या ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स करे हैं, या शेयर्स इशूड अंडर एनी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, मर्जर, रिकॉन्स्टिट्यूशन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन करा है, वगैरह वगैरह वगैरह, एंट्री शैल बी मेड विद इन 7 days आफ्टर अप्रूवल बाय द बोर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स और इन द रिस्पेक्टिव रजिस्टर्स एज द केस में बी। इस पॉइंट का सम अप मुझे पता है क्या समझ आया। अगर किसी मेंबर के शेयर्स में इंक्रीज आया है, ठीक है, या किसी मेंबर की होल्डिंग में डिक्रीज आया है, या सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो कोई चेंज आया है होल्डिंग में, चेंज इन होल्डिंग। अब रीजन कोई भी हो सकता है, फॉरफीचर की वजह से चेंज आ सकता है, बायबैक की वजह से चेंज आ सकता है, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स की वजह से चेंज आ सकता है, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में इश्यू करे गए हो शेयर्स उसमें चेंज आ सकता है, अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, इन केसेस में चेंज आ सकता है। बेसिक बात यह है, होल्डिंग में चेंज आया है तो आपको रजिस्टर में 7 दिनों के अंदर अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। 7 दिन कहां से, वही सेम, आफ्टर अप्रूवल बाय द बोर्ड। बोर्ड ने जिस दिन अप्रूवल दिया है उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आपको एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। कहां पर, उस चेंज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, कहां पर, रजिस्टर में अपने। अगला, एंट्रीज इन रजिस्टर ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी, वही सेम बात। इफ एनी चेंज, फिर से चेंज occurs in the status of a member or debenture holder or any other security holder whether due to death or insolvency। अब सुनो, मेंबर की होल्डिंग में चेंज नहीं आया, मेंबर के स्टेटस में चेंज आ गया। स्टेटस मतलब डेथ के बाद बताओ, ही इज नो लॉन्गर अ मेंबर, मतलब या तो वो मेंबर बना है या वो मेंबर नहीं रहा, ठीक है, तो उसके स्टेटस में चेंज आया। अब मुझे बताओ, कोई मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया तो इसका मतलब ही इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी का मेंबर बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसने सिंपल वर्ड्स में कहा है, पहले पॉइंट में था, सुनो, ऊपर वाले पॉइंट में था उसकी होल्डिंग में चेंज आया है, अब यहां पर क्या है, उसके स्टेटस में चेंज आया है, या तो वो मेंबर बना है या वो मेंबर नहीं रहा। तो उसने कहा आपको रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, एक्सप्लेनिंग द चेंज शैल बी मेड इन द रिस्पेक्टिव रजिस्टर। क्या चेंज आया है वो आपको रजिस्टर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, फिर अगला, इफ एनी रेक्टिफिकेशन इज मेड इन द रजिस्टर परसुएंट टू ऑन एनी ऑर्डर पास्ड बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नेसेसरी रेफरेंस ऑफ सच ऑर्डर शैल बी इंडिकेटेड इन द रिस्पेक्टिव रजिस्टर। अगर आपके रजिस्टर में कोई क्या हुआ है, रेक्टिफिकेशन ड्यू टू एनी ऑर्डर पास्ड बाय एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हो सकता है ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की वजह से आपने रजिस्टर में कोई क्या किया हो, रेक्टिफिकेशन, तो याद रखना उस ऑर्डर का रेफरेंस आपको उस रजिस्टर में इंडिकेट करना, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, ऑर्डर्स ऑफ सेबी, ट्रिब्यूनल एटसेट्रा, इफ एनी ऑर्डर इज पास्ड बाय एनी जुडिशियल और रेवेन्यू अथॉरिटी और बाय सेबी और ट्रिब्यूनल अटैचिंग द shares, debenture or securities and giving direction for remittance, dividend or interest, necessary reference of such order shall be in respective register। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सिंपल है, ज्यादा नहीं इसमें। पता उसने क्या कहा, उसने कहा कि आपकी ना किसी जुडिशियल अथॉरिटी ने, किसी रेवेन्यू अथॉरिटी, इनकम टैक्स ने, सेबी ने, ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया है, मतलब बेसिकली ये जो अथॉरिटीज हैं ये क्या कह रही हैं, या मैं चलो इस तरह से थोड़ा सा बोलूं कि ये जो शेयर्स है ना, ये आपके नाम पे, आप कहते हो ये आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, बट के सभी ट्रिब्यूनल के पास से पेंडिंग है, डिस्प्यूटेड शेयर्स है ये। तो उन्होंने कहा जो ऑर्डर ये अथॉरिटी पास करेगी ना, उस ऑर्डर को भी आपको उस रजिस्टर में इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जी पॉइंट, एंट्रीज ऑफ चार्जेस, कुछ नहीं, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। एंट्रीज ऑफ चार्जेस अभी सुना। अच्छा, एक बात और, अगले पेज पे आओ जरा, फिर से क्या है, एंट्रीज ऑफ चार्जेस, सेम है बिल्कुल,
एंट्रीज ऑफ चार्जेस का मतलब पता है क्या हुआ? देखो देखो, दोनों में सेम है। एंट्रीज ऑफ चार्जेस का मतलब क्या हुआ? अभी हमने किया ना पिछला चैप्टर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। हो सकता है आपने बैंक से कोई लोन लिया और लोन के अगेंस्ट आपने अपने शेयर्स प्लेज कर दिए, ठीक है, मतलब आपने उन शेयर्स पे क्या क्रिएट कर दिया? चार्ज। या हो सकता है आपने अपने शेयर्स हाइपोथिकेट कर दिए, है ना? तो उस केस में आपको रजिस्टर में एंट्री पास करनी पड़ेगी कंपनी को। इवेंट अकर करने के 15 दिनों के अंदर अंदर आपको एंट्री रजिस्टर में पास करनी पड़ेगी। ये पॉइंट जी में भी सेम है, और अगर आप ये देखो तो यहां पर भी सेम है, विद इन 15 डेज फ्रॉम सच इवेंट। तो याद रखना, अगर आपने अपने शेयर्स किसी लोन के अगेंस्ट प्लेज करे हैं या हाइपोथिकेट करे हैं तो उसकी एंट्री कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर करनी पड़ेगी, रजिस्टर में एंटर करनी पड़ेगी, ठीक है। कितने दिनों में? इवेंट अकर करने के 15 दिनों के अंदर अंदर उससे ये एंट्री करनी पड़ेगी। चलो अच्छा, अभी मेरी बात जरा सुननी है ध्यान से। पता है अब मेरा क्या क्या पॉइंट यहां पर हो गया? देखो, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, मैनर मैंने आपको बता दिया। मैनर में ना ज्यादा बातें उसमें याद करने की चीजें नहीं है, मैं आपको समरी देता हूं। पहला उन्होंने क्या कहा था, रजिस्टर में एंट्री कितने दिनों में आएगी? तो बताओ, अलॉटमेंट अप्रूव करने के 7 दिनों के अंदर अंदर, मतलब जिस दिन बोर्ड ने अलॉटमेंट अप्रूव किया उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आपको एंट्री रजिस्टर में करनी पड़ेगी। रजिस्टर को कहां पर रखोगे? रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस पे। अच्छा, अगर उसी सिटी में किसी और एड्रेस पे रखना चाहते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास कर देना। अगर इंडिया में किसी और जगह पे रखना चाहते हो तो उस केस में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना, प्लस जिस जगह पे रखना चाहते हो मोर देन 1/10 ऑफ द मेंबर्स उस जगह पे डिसाइड करने चाहिए। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा? अगर किसी मेंबर की होल्डिंग में कोई चेंज आता है ड्यू टू फॉरफीचर, बायबैक, इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस वगैरह वगैरह, तो आपको 7 दिनों के अंदर अंदर एंट्री पास करनी पड़ेगी रजिस्टर में। अगर किसी मेंबर के स्टेटस में चेंज आता है ड्यू टू दैट इंसॉल्वेंसी वगैरह, तो आपको फिर से डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी आपके रजिस्टर में। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कोई शेयर्स प्लेज करे हैं, हाइपोथिकेट करे हैं अगेंस्ट एनी लोन, तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर में यह बात मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, अब अगला टॉपिक जो आता है, सिंपल बातें हैं। अगला टॉपिक आता है इंडेक्स ऑफ नेम्स टू बी अ पार्ट ऑफ रजिस्टर। सुनो, all the aforesaid registers shall contain an index of the name included therein। आ जाओ पढ़ते हैं जरा, इंडेक्स के बारे में क्या कहता है। ये देखो, इंडेक्स के बारे में 3rd पेज पे आना। इंडेक्स के बारे में देखो क्या कह रहा है वो, ये देखो, इंडेक्स ऑफ नेम्स टू बी इंक्लूडेड इन रजिस्टर। Every register required to be maintained under section 88 shall include an index of the name entered in the respective register, and index shall in respect of each folio contain sufficient indication to enable entries relating to that folio in the register to be readily found। तो सुनो, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। उन्होंने कहा जो भी रजिस्टर आप इस सेक्शन में मेंटेन करोगे ना, हर रजिस्टर के सबसे आगे आपको क्या बनाना है? एक इंडेक्स। जैसे आपकी बुक्स के आगे इंडेक्स होता है ना, आपको इंडेक्स रखना है। हर इंडेक्स के आगे ना, सुनो सुनो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनो। ये देखो क्या कहा उसने। उसने कहा हर रजिस्टर के आगे आपको क्या बनाना है? एक इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में ना 2 कॉलम होंगे। सपोज ये रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बना रहा हूं मैं, इंडेक्स में 2 कॉलम होंगे, मेंबर्स का और फोलियो नंबर। फोलियो नंबर पता है क्या? जैसे आपकी बुक्स में इंडेक्स जो होता है उसमें पेज नंबर होता है ना, वैसे इन रजिस्टर्स में फोलियो नंबर होता है। तो सुनो, या मेंबर के नाम आ जाएंगे,
और इनके आगे ना फोलियो नंबर आ जाएगा 1 2 3। सिंपल वर्ड्स में आप पेज नंबर कह लो इसे, पेज नंबर। तो पता है उन्होंने साफ साफ एक बात कही है कि हर रजिस्टर के आगे इंडेक्स होगा, ठीक है। इंडेक्स में हर मेंबर के आगे उसका फोलियो नंबर मेंशन होगा, और फोलियो नंबर ऐसा होना चाहिए कि उस फोलियो नंबर की मदद से आप उस मेंबर की डिटेल्स को ढूंढ पाओ। इस फोलियो नंबर की मदद से मेंबर्स के बारे में जो भी डिटेल जाननी है ना, वो आप जान पाओ, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स शैल नॉट बी नेसेसरी इन केस नंबर ऑफ मेंबर्स इज लेस देन 50। मतलब अगर उस रजिस्टर में 50 मेंबर से कम की एंट्रीज हैं तो आपको इंडेक्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर कंपनी शैल मेक नेसेसरी एंट्रीज इन द इंडेक्स साइमल्टेनियसली विद द एंट्री फॉर अलॉटमेंट। यानी पता है क्या, इंडेक्स जो बनेगा ना वो साइमल्टेनियसली बनेगा। मतलब जैसे ही आप रजिस्टर में एंट्री करोगे वैसे ही इंडेक्स में एंट्री होगी। तो जैसे ही मैंने रजिस्टर में एंट्री करी वैसे ही मैं इंडेक्स में एंट्री करूंगा, और रजिस्टर में एंट्री करता हूं अलॉटमेंट अप्रूव करने के 7 दिनों के अंदर अंदर। तो जैसे ही आपने रजिस्टर में एंट्री करी वैसे ही साथ साथ इंडेक्स में भी एंट्री कर देना, ठीक है। चलो ये बात हो गई इंडेक्स की। अच्छा, अब वो अगला पॉइंट क्या कह रहा है हमें, ये देखो अगला पॉइंट वो क्या कह रहा है, रजिस्टर एंड इंडेक्स इन केस ऑफ डीमैट। उसने कहा है रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर मेंटेन्ड बाय डिपॉजिटरी शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर मेंटेन्ड बाय द कंपनी। थोड़ा सा याद करो, अगर आपको याद हो डीमैट के केस में कंपनी मेंबर का रजिस्टर मेंटेन करती है, और डिपॉजिटरी जो होता है, डिपॉजिटरी वो रजिस्टर मेंटेन करता है बेनिफिशियल ओनर्स का। अब सुनो, कंपनी जो रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करती है ना, सुनो मैंने क्या कहा, डीमैट के केस में कंपनी कौन सा रजिस्टर बनाती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, और डिपॉजिटरी कौन सा रजिस्टर मेंटेन करता है, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, ठीक है। अब पता है क्या, कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर में डिटेल रिकॉर्ड करती है डिपॉजिटरी की, और डिपॉजिटरी रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर में नेम रिकॉर्ड करता है इन्वेस्टर का। समझ आया सबको? कंपनी किसकी डिटेल में रिकॉर्ड करती है, डिपॉजिटरी की डिटेल रिकॉर्ड करती है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, और डिपॉजिटरी अपने रजिस्टर में इन्वेस्टर की डिटेल रिकॉर्ड करता है। तो उन्होंने कहा ये जो डिपॉजिटरी रजिस्टर मेंटेन कर रहा है ना, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर, इसे इनडायरेक्टली हम रजिस्टर मेंटेन्ड बाय कंपनी ही कहेंगे, ठीक है। ये किस केस में होगा, ये डीमैट के केस में होगा। क्योंकि बात समझो ना, डीमैट के केस में कंपनी इन्वेस्टर की कोई डिटेल नहीं रखती ना, कंपनी तो डिपॉजिटरी की डिटेल रखती है और डिपॉजिटरी इन्वेस्टर की डिटेल रखता है। तो उसने कहा डिपॉजिटरी ने जो इन्वेस्टर की डिटेल रखी है ना, माना जाएगा कि वो डिटेल डिपॉजिटरी ने नहीं, वो डिटेल कंपनी ने ही रखी है। चलो अब आता है कुछ डिस्कशन थोड़ा सा फॉरेन रजिस्टर्स पे। देखना जरा ध्यान से। उसने कहा है a company may keep outside India a part of registers required to be maintained under this section। चलो ये मैं आपको ना खैर अगले पेज से पढ़ाता हूं, ये पूरा केस हमारा कवर होगा उसमें। ये देखना फॉरेन रजिस्टर्स के बारे में, 3rd पेज पे है फॉरेन रजिस्टर्स, पढ़ो। पहला पॉइंट, where a company has members or debenture holders or any other security holders in any country outside India, it may keep foreign register in that country। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरी एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसमें कुछ शेयर होल्डर्स यूएसए के हैं। तो ध्यान रखना, अगर आपके कुछ मेंबर्स यूएस के हैं तो कंपनीज एक्ट कहता है कि आप यूएस में एक सेपरेट रजिस्टर आप मेंटेन
कर सकते हो। तो मेरे को भाई बात सुनो, उसने कहा अगर कंपनी के कुछ मेंबर या डिबेंचर होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर्स किसी और देश के हैं तो आप चाहो तो मे कीप फॉरेन रजिस्टर इन दैट कंट्री, आप उस देश में एक फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज मेंबर्स। तो अगर मेरे 5 मेंबर यूएसए के हैं तो मैं उन 5 मेंबर्स के रिस्पेक्ट में यूएसए में एक रजिस्टर मेंटेन कर सकता हूं। उसे क्या नाम देंगे? फॉरेन रजिस्टर। विद इन 30 days of opening of any foreign register, company shall file with the registrar a notice of location of the office where such foreign register is kept. Notice shall be furnished in form number MGT3। अब मेरी बात सुनो, उसने कहा जिस दिन आपने फॉरेन रजिस्टर ओपन किया ना, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रार को MGT3 में ये बात की सूचना देनी पड़ेगी कि आपका वो फॉरेन रजिस्टर उस देश के किस एड्रेस पे सिचुएटेड है, रखा गया है। मतलब आपने उस रजिस्टर को कहां पर रखा है, वो एड्रेस आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इन द इवेंट ऑफ चेंज इन एनी लोकेशन, मतलब जो पता आपने रजिस्ट्रार को बताया था, अगर उस पते में कोई चेंज आता है तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपको फिर से रजिस्ट्रार को सूचित करना पड़ेगा फॉर्म नंबर MGT3 में। तो याद रखना, पहले मेरे को बताओ दोबारा से, रजिस्टर बनाने के कितने दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना है? 30 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना है। ठीक है, किस फॉर्म में? MGT3 में। किस बारे में बताना है? कि हमने वो फॉरेन रजिस्टर किस पते पे रखा है, ये आपको बताना है। अच्छा, अगर उस ऑफिस एड्रेस में कोई चेंज आता है, ठीक है, तो लोकेशन आप बदल रहे हो, अब फिर से रजिस्ट्रार को बताओगे MGT3 में। ठीक है, नए एड्रेस के बारे में। फॉरेन रजिस्टर शैल बी डीम टू बी अ पार्ट ऑफ कंपनीज रजिस्टर, यानी याद रखना, ये जो फॉरेन रजिस्टर है ना, इसे भी कंपनी रजिस्टर का ही एक हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, फॉरेन रजिस्टर शैल बी मेंटेन्ड इन द सेम फॉर्मेट, मतलब याद रखना, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो MGT1 होगा। अदर कंपनी है तो बताओ MGT1 नहीं होगा। एक सिंपल रजिस्टर रखना है जिसमें 6 बातें मेंशन होगी। अगर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर है तो MGT2 का फॉर्मेट होगा। रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स है तो MGT2 का फॉर्मेट होगा। तो फॉर्मेट वही रहेगा फॉरेन रजिस्टर का। फॉरेन रजिस्टर शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन, कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है, एंड मे बी क्लोज्ड, और बंद भी किया जा सकता है वो इंस्पेक्शन। एक्सट्रैक्ट्स में बी टेकन, आप चाहो तो उस रजिस्टर से कुछ एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हो, कॉपीज करवा सकते हो उसकी। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, उस रजिस्टर को क्लोज करने से पहले ना, उस रजिस्टर को इंस्पेक्शन के लिए क्लोज करने से पहले आपको एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स में सर्कुलेटिंग इन द प्लेस वेयर फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट, आपको इसका एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। आपको पता है 2 न्यूज़पेपर्स में जहां पर कंपनी का क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस, आपको यह बताना पड़ेगा कि भैया हम रजिस्टर को क्लोज करने वाले हैं, तो जिसको इंस्पेक्शन करना है उस रजिस्टर का, जिसको एक्सट्रैक्ट्स लेने हैं, जिसको कॉपीज लेनी है उस रजिस्टर की, वो ले सकता है, नहीं तो हम बंद कर देंगे। ठीक है, फिर जी पॉइंट, वेयर अ फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट बाय अ कंपनी, द डिसीजन ऑफ एप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन रिगार्ड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर शैल बी बाइंडिंग। याद रखना, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का डिसीजन होगा ना विद रिगार्ड टू रेक्टिफिकेशन ऑफ दैट रजिस्टर, वो आपको मानना पड़ेगा। इट शैल बी बाइंडिंग। एंट्रीज इन द फॉरेन रजिस्टर शैल बी मेड साइमल्टेनियसली। अब ये सुनना जरा, 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एंट्रीज इन द फॉरेन रजिस्टर शैल बी मेड साइमल्टेनियसली आफ्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव द अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब ये सुनना, पता है एक बात मुझे यहां पर ना थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया। उन्होंने कहा फॉरेन रजिस्टर के केस में ना एंट्री 7 दिन बाद नहीं करनी है, विद इन 7 डेज नहीं करनी है, इमीडिएटली करनी है। मतलब जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अलॉटमेंट अप्रूव किया, साइमल्टेनियसली आपको एंट्री फॉरेन रजिस्टर में करनी पड़ेगी। जबकि बताओ
जो इंडियन रजिस्टर्स होते हैं, मतलब जो इंडिया में रखे जाते हैं, उनमें ऐसा नहीं है, उनमें 7 दिन का समय दिया गया था आपको एंट्री करने के लिए। अच्छा, यहां पर साइमल्टेनियसली करनी है, अंडरलाइन कर लो साइमल्टेनियसली। फिर विद इन 15 days ऑफ एंट्री मेड इन फॉरेन रजिस्टर कंपनी शैल ट्रांसमिट अ कॉपी ऑफ सच एंट्री टू इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन इंडिया। अब पता उन्होंने क्या कहा, जैसे ही आपने फॉरेन रजिस्टर में एंट्री करी ना, उसके उसके 15 दिनों के अंदर अंदर उसकी एक कॉपी आप इंडिया भेजोगे रजिस्टर्ड ऑफिस के पते पे। क्यों इंडिया, क्यों भेजोगे? कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस अ डुप्लीकेट रजिस्टर ऑफ एवरी फॉरेन रजिस्टर। तो पता है होगा क्या, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अलॉटमेंट अप्रूव किया ना, उस दिन एंट्री होगी फॉरेन रजिस्टर में, उसके 15 दिनों के अंदर अंदर एक कॉपी भेजी जाएगी इंडिया में, और इंडिया में एक डुप्लीकेट रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा जिसमें उस एंट्री की एक डुप्लीकेट एंट्री पास करी जाएगी। तो याद रखना, फॉरेन रजिस्टर में जो एंट्री आएगी ना, उसकी एक डुप्लीकेट एंट्री इंडिया में एक डुप्लीकेट रजिस्टर रखा जाएगा, उसमें भी आएगी। एवरी डुप्लीकेट रजिस्टर शैल बी डीम टू बी अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल रजिस्टर, मतलब वो आपके मेन रजिस्टर का ही पार्ट होगा। नो ट्रांजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटी रजिस्टर्ड इन फॉरेन रजिस्टर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सच फॉरेन रजिस्टर बी रजिस्टर्ड इन एनी अदर रजिस्टर। याद रखना, शेयर से रिलेटिंग, डिबेंचर से रिलेटिंग, अदर सिक्योरिटी से रिलेटिंग कोई भी एंट्री किसी और रजिस्टर में नहीं करी जाएगी एक्सेप्ट फॉरेन रजिस्टर में। कंपनी में डिसकंटिन्यूड द कीपिंग ऑफ एनी फॉरेन रजिस्टर एंड देयर अपॉन ऑल एंट्रीज इन दैट रजिस्टर शैल बी ट्रांसफर्ड टू सम अदर फॉरेन रजिस्टर केप्ट बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया और टू द प्रिंसिपल रजिस्टर। तो अगर बताओ कंपनी किसी फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू कर देती है, क्या कर देती है? डिसकंटिन्यू, मतलब कंपनी कहती है हम फॉरेन रजिस्टर नहीं बना रहे, तो फिर एक काम करो, उस फॉरेन रजिस्टर की जितनी भी एंट्री है वो या तो कॉपी कर दो किसी दूसरे फॉरेन रजिस्टर में, या जो इंडिया में प्रिंसिपल रजिस्टर है ना, या तो उसमें कॉपी कर दो। ठीक है। और लास्ट पॉइंट हमारा सेक्शन 88 का आता है ऑथेंटिकेशन। क्या कहता है? एंट्रीज इन द रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 88 एंड इंडेक्स शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय, ऑथेंटिकेटेड मतलब वेरीफाइड, साइंड बाय company secretary or by any other person authorized by the board and the date of board resolution authorizing the same shall be mentioned। तो कौन ऑथराइज करेगा? या तो कंपनी सेक्रेटरी या जिसको बोर्ड ने ऑथराइज करा हो, और जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है उस केस में डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन आपको मेंशन करनी पड़ेगी। एंट्रीज इन फॉरेन रजिस्टर शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय कंपनी सेक्रेटरी और पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड बाय अपेंडिंग हिज सिग्नेचर टू ईच एंट्री। सिंपल है। मुझे बताओ ऑथेंटिकेशन कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी या जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है। ये आपका बताओ कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन 88, पूरा कंप्लीट सेक्शन। सिंपल बातें, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।